चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ कारण वाले प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रश्न लिखते हैं। जंग का सूत्र लिखिए। तो जंग का सूत्र लिखिए Fe2O3x इसको क्या कहते हैं? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? जल योजित फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। देखिए Cu प्लस रंगहीन, Cu डबल प्लस रंगीन है क्यों? तो आप देखो Cu प्लस में D10 विन्यास होता है, Cu डबल प्लस में D9 होता है। यहाँ dd संक्रमण नहीं होता है, dd संक्रमण नहीं होता है। और जहाँ नहीं होता वो क्या निकलते हैं? रंगहीन। और यहाँ D9 होता है तो dd संक्रमण पाया जाता है। और जहाँ dd संक्रमण पाया जाता है वो क्या निकलते हैं? रंगहीन। याद रखना। तो D1 D0 और D10 वाले रंगहीन निकलते हैं, और D1 से D9 तक क्या निकलते हैं? रंगीन निकलते हैं। तो याद रखना, कारण लिख देना। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं क्यों? तो कहा गया कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। बस बड़ा छोटा छोटा लाइन में आंसर दे देना। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीकरण से क्यों बचाते हैं? क्योंकि जब ये क्लोरोफॉर्म, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो विषैली गैस बनाती है, विषैली गैस बनाती है जिसे फास्जीन गैस कहते हैं। कौन सा गैस? फास्जीन गैस कहते हैं। यह फास्जीन गैस बड़ी विषैली होती है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसी से बचाने के लिए इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीकरण न हो पाए। तो याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। और देखते हैं, आओ देखो और क्वेश्चन। Fe डबल प्लस अपचायक है, Mn ट्रिपल प्लस ऑक्सीकारक है क्यों? तो Fe डबल प्लस को देखो, तो Fe डबल प्लस में ये 3D6 होता है, और ये Fe डबल प्लस 3D6 होता है, और ये क्या होता है? 3D4 में होता है। तो ये 3D और D से 3D5 में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कम अस्थाई, और ये क्या होता है? ज़्यादा अस्थाई होता है। तो अब ध्यान समझना, अब ये जब इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ से आएगा, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक। तो अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। अब ये 3D4 से 3D5 में जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो डबल प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीकरण होकर क्या होता है? अपचयन होता है। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। कैसा? तो इसका रीजन निकल गया। क्यों? क्योंकि ये इसमें आके ज़्यादा अस्थायी होगा, ये भी इसमें आके ज़्यादा अस्थायी होगा, तो ये क्या शो करेगा? ऑक्सीकरण। और ये क्या शो करेगा? अपचयन। तो इसका कारण रहा। तो 94 क्वेश्चन का आपने आंसर देखा है। आओ देखो और देखते। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देती है क्यों? तो एनिलीन का सूत्र ये है, और इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है, लुईस अम्ल की उपस्थिति होती है, जिसे निर्जल AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन इस नहीं होता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक साल्ट बना देता है। ध्यान से सुनना, क्या बना देता है? साल्ट बना देता है। तो ये साल्ट बनने के कारण ही ये जो अपक्रिया है वो निष्क्रिय हो जाती है, बिना इसके संभव नहीं है। तो ये अगर इस पे न होकर के कहीं जाके किसी पे अटैक करता तो अपक्रिया होती। तो इतना रखना कि क्रिया करने के कारण साल्ट बन जाता है, जिसके कारण अपक्रिया नहीं होती। बस इतना लिख देना। तो ये आपने देखा। अब आप देखो Zn डबल प्लस और Ni डबल प्लस के बारे में कहा जाता है। इसके जो सॉल्ट है, एक का इसका रंगहीन हो जा रहा है, इसका रंगीन हो रहा है क्यों? तो Zn डबल प्लस ये D10 में होता है, और ये Ni डबल प्लस ये क्या होता है? D8 में होता है। यहाँ dd संक्रमण होता है। क्या होता है? dd संक्रमण होता है। यहाँ dd संक्रमण नहीं होता है, नहीं होता है। बस इतना रखना। तो जिसमें dd संक्रमण होता है वो रंगीन, जिसमें नहीं होता वो रंगहीन। तो D1 से D9 तक संक्रमण होता है, D0 व D10 में dd संक्रमण नहीं होता है। ये सब रंगहीन निकलते हैं,
और ये सब क्या निकलते हैं, रंगीन। तो इस तरह के अगर बता लेना है आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे ये ध्यान से सुनना। 97 पे चलते हैं। तो कहा गया कि MnO4 माइनस आयन रंगीन है। क्यों? देखो MnO4 माइनस आयन D0 में होता है, लेकिन इसके रंग का कारण याद रखना आवेश स्थानांतरण के कारण, बस इतना लिख देना है। ये आयन रंगीन होता है क्यों? आवेश स्थानांतरण के कारण। ऐसे Cr2O7 डबल बॉन्ड डाइक्रोमेट आयन भी क्या होता है, D0 में होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, रंगीन होता है। तो रंगीन का कारण क्या है, यही आवेश स्थानांतरण के कारण। तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं ये। और चलते हैं और कुछ देखते हैं। और देखो ध्यान से, कहा गया कि प्रोटीनों के विकृतीकरण में कौन सी संरचना अपरिवर्तित रहती है? परिवर्तित रहती है। तो ऐसे लिख देगा, प्राथमिक संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। कौन सा आंसर सही होगा, याद रखना। प्राथमिक क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। प्राथमिक क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, एकदम रट लो। अगला आते हैं, अगला चलते हैं, ऐसे अगला चलते हैं। मूल अवस्था की प्रोटीन है, मूल अवस्था की प्रोटीन है। तो कौन सी मूल अवस्था की प्रोटीन होती है, उसको देखो। मूल अवस्था की प्रोटीन किसे कहते हैं, तो वो याद रखना तृतीयक को कहा जाता है। ऐसे लिख देगा, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, इसमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल ये याद रखना कि कौन होगा, तृतीयक होगा। तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, तो ये रट्टा मारते रहना। अब आते हैं 100वें प्रश्न की तरफ कि अनअपचायी शर्करा है। तो ध्यान समझा, दूसरा, तीसरा और क्या चौथा। यहाँ क्या लिख दिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो याद रखना कि अनअपचायी शर्करा कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज, ग्लाइकोजन याद रख लो, इतना याद कर लो, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च। ये सब कैसे हैं, अनअपचायी है। अनअपचायी कौन, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और क्या, स्टार्च, क्या अनअपचायी। बाकी नाम आए तो क्या कहना, अपचायी शर्करा। ये क्या होते हैं, जो टालिन और फेलिंग बिलियन को अपचायित करते हो, अपचायी है। जो नहीं करते हो क्या, अनअपचायी है। तो और कुछ चलते हैं, जैसे कहा गया है कि कुछ फैक्ट चलते हैं। फैक्ट देखो। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं, तो याद रखना ग्लाइकोजन को क्या कहेंगे, जंतु स्टार्च कहते हैं। अब देखो कुछ विशेष बातों की तरफ चल रहे हैं।
चलिए आइए, हमने आपको 100 प्रश्नों की बात कही थी, 100 प्रश्न पढ़ाए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको सारा देख के आप जाओ। लेकिन अब कुछ बात आप चलते चलते देखो कि आंकिक प्रश्न कहाँ से बनेंगे, उसको देख लो। समय बहुत कम रहा, एक दिन का गैप मतलब कुछ नहीं है। आंकिक प्रश्न कहाँ से बनेंगे, तो बिलियन से याद रखना। बिलियन से कहाँ से, मूलरता याद रखो, मूलरता तैयार कर लो, नॉर्मलता को देख लो, मूल प्रभाज देख लो और मूललता देख लो। अब इनका प्रश्न जैसे W/W%, W/V%, तो W/W/V% से इनका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ये जरूर रिवीजन करके जाओ। यहाँ से क्वेश्चन, अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन, डेल टीबी, डेल टीएफ, परासरण दाब और वाष्प दाब के सापेक्ष क्या अवनमन। तो ये जो पॉइंट्स है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। इसको फिर रिवाइज कर लो आप, इन क्वेश्चन को रिवाइज जल्दी कर लो। तो ये पॉइंट हो गई। और देखो कहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। देखो अब क्या होगा कि चालकता से, चालकता में जैसे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इनकी इकाई और इस पे प्रश्न, ये बिल्कुल तैयार कर लो चालकता से। और फैराडे का नियम, प्रथम नियम और क्या द्वितीय नियम, यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बार बार रिवीजन करके जाओ। और कुछ बताते हैं आपको। अब देखो प्रथम कोट, तो प्रथम कोटि पे क्या करने हैं आपको, प्रथम कोटि की सिद्ध करने वाले प्रश्न को तैयार कर लो। इस पे आंकिक प्रश्न आ जाएगा। अर्धायुकाल, जैसे दर स्थिरांक निकालना हो, अर्धायुकाल निकालना हो, सिद्ध करने वाले प्रश्न किस पे निर्भर करेगा, किस पे नहीं निर्भर करेगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल के सेक्टर हैं। न्यूमेरिकल को देख के जाइए, 14-15 नंबर होगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आपका बढ़िया होगा। टेंशन फ्री रहिए, जो आपने पढ़ा हो आपके लिए पर्याप्त है। टेंशन में रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।